हम हमेशा अपने घर में आय व्यय का ब्यौरा बनाते रहते हैं। अपने घर की इस बजट प्लानिंग में हम लेखा जोखा करते हैं कि कहां से कितनी आमदनी होगी और कहां कितना खर्च किया जाएगा, महीने के आखिरी में कितने पैसे बचेंगे या फिर कितना उधार लेना पड़ेगा। अपने उधार के बोझ को कम करने के लिए हम अपने खर्च में भी कटौती करते हैं। ठीक इसी तरह हमारी सरकार भी अपने देश का बजट तैयार करती है। बजट श्रृंखला के इस पहले एपिसोड में आज हम आपको बजट से जुड़े कुछ खास शब्दावलियों के बारे में बताएंगे, ताकि इस कार्यक्रम में आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको बजट की बारीकियों को समझने में आसानी हो। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। भारत का बजट केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग द्वारा बनाया जाता है। इसे तैयार करने में अन्य सभी मंत्रालयों की वित्तीय जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। बजट में सरकार की प्राप्तियों और खर्च का मदवार ब्यौरा दिया जाता है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के अनुमानित और संशोधित आंकड़े और पिछले साल के वास्तविक आंकड़े, साथ ही आने वाले वित्त वर्ष के अनुमान व्यक्त किए जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि वित्त वर्ष क्या होता है। दरअसल वित्तीय मामलों के हिसाब किताब के लिए एक आधार वर्ष होता है, इसे ही वित्त वर्ष कहते हैं। भारत देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि को वित्त वर्ष माना जाता है। मौजूदा बजट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है। वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में सीधे तौर पर बजट शब्द का जिक्र नहीं है, बल्कि इसे संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का उस साल के लिए सरकार का विस्तृत ब्यौरा होता है। बजट लेखाजोखा यानी बजट एस्टिमेट्स। वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा तमाम करों से प्राप्त राजस्व और खर्च के आकलन को बजट लेखाजोखा कहा जाता है। संशोधित लेखाजोखा यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट। बजट में किए गए आकलनों और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से इनके वास्तविक आंकड़ों के बीच का अंतर संशोधित लेखाजोखा कहलाता है। इसका जिक्र आने वाले बजट में किया जाता है। राजकोषीय घाटा। सरकार को प्राप्त कुल राजस्व और कुल खर्च के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजस्व प्राप्ति। सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के आय जिन्हें सरकार को वापस नहीं करना है, राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। इनमें सभी प्रकार के टैक्स और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम शामिल होते हैं। हालांकि इसमें सरकार द्वारा लिए गए कर्ज शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें वापस करना होता है। राजस्व व्यय। तमाम सरकारी विभागों और सेवाओं पर व्यय, कर्ज पर ब्याज की अदायगी और सब्सिडी पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय कहा जाता है। वित्त विधेयक। नए टैक्स लगाने, टैक्स में किसी तरह के बदलाव करने या फिर मौजूदा टैक्स ढांचे को जारी रखने के लिए संसद में पेश विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। विनियोग विधेयक। सरकार द्वारा संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए होती है। इस मंजूरी के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है उसे विनियोग विधेयक कहते हैं। संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड। सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां, बाजार से लिए गए कर्ज और सरकार द्वारा दिए गए कर्ज पर प्राप्त ब्याज संचित निधि में जमा होते हैं। भारत सरकार की सबसे बड़ी इस निधि का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 266 में किया गया है। बिना संसद की मंजूरी के इस निधि से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता। आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड। इस निधि को इसलिए बनाया जाता है ताकि कभी इमरजेंसी खर्च की जरूरत पड़े तो संसद की स्वीकृति के बिना भी पैसा निकाला जा सके। पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार द्वारा बाजार से लिए गए कर्ज, आरबीआई से लिया गया कर्ज और विनिवेश के जरिए प्राप्त आमदनी को पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। पूंजीगत व्यय। सरकार द्वारा अधिग्रहण किए गए तमाम संपत्तियों पर हुए खर्च को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। अमूमन एक वित्त वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी। जब जीडीपी और स्थानीय नागरिकों द्वारा विदेशों में किए गए कुल निवेश को जोड़ देते हैं और उसमें से विदेशी नागरिकों द्वारा हमारे देश में अर्जित लाभ को घटा देते हैं, तो इस तरह प्राप्त रकम को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में मौजूद किसी कंपनी में अपनी शाखा, प्रतिनिधि कार्यालय या सहायक कंपनी के जरिए निवेश करती है, तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट।
विनिवेश एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपने नियंत्रण वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों यानी पीएसयूज की संपत्ति बेचकर अपने फंड्स को बढ़ाती है। सरकारें ये अपने खर्चे और आय के बीच अंतर को कम करने के लिए करती हैं। सब्सिडी, जब सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को किसी प्रकार की नकदी या फिर कर में छूट दी जाती है तो इसे सब्सिडी कहते हैं। ज्यादातर इसका मकसद लोक कल्याण होता है। सार्वजनिक खाता यानी पब्लिक अकाउंट, संविधान के अनुच्छेद 266 क्लास 1 के तहत पब्लिक अकाउंट के गठन की बात कही गई है। ये एक ऐसा फंड होता है जहां सरकार एक बैंकर के रूप में काम करती है। गौरतलब है कि इस धन पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है क्योंकि उसे जमाकर्ताओं को वापस करना होता है। कटौती प्रस्ताव, जब सरकार संसद के सामने अनुदान मांगों को मंजूरी के लिए सदन में विधेयक पेश करती है तो कभी कभी विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके जरिए विभिन्न मांगों में कटौती की मांग की जाती है। तो ये थी बात बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीपीसीएस क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय आईएएस का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय आईएएस ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।